साइनसॉइडल सिग्नल की इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि अगर हमारे पास एक इनपुट साइनसॉइडल है और आरसी सर्किट है या आरएल सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है, तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक साइनसॉइडल इनपुट है, आरएल सर्किट है, और अपने इसको सबसे पहले जो काम होता है हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं। फेजर्स आर लाइक वेक्टर्स, ये हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम इस पे अप्लाई करें KVL, तो वोल्टेज माइनस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर माइनस सोर्स वोल्टेज प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू 0। तो जो सोर्स वोल्टेज है इट्स साइनसॉइडल सिग्नल, तो माइनस VM cos of omega t प्लस I of R, ओम्स लॉ लगाएंगे, IR into T प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज LdI/dt। तो इस इक्वेशन को शफल कर लें, दिस इज द differential equation. So the next thing is that we have to find the solution of a differential equation. So and that is actually the solution of a differential equation is actually the current we want to find. So we'll again assume the solution based on the fact that this is an LTI system. It's a linear system that no additional sinusoids are introduced. The frequency, यानी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल आल्सो बी द सेम। अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी में नई फ्रीक्वेंसीज आ जाएं देन दिस इज अ नॉन लीनियर सिस्टम। चूँकि इंडक्टर और रेजिस्टर जो है ये लीनियर सर्किट एलिमेंट्स हैं, तो दे शुड नॉट चेंज द इनपुट फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट मे बी, और मे बी करंट इन द इंडक्टर शुड नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द signal. So we will come to this conclusion that what is the sinusoidal steady state analysis, or what is the sinusoidal output for this input, which is actually the current in the inductor, or maybe in the resistor, or maybe in the circuit, whichever you think. So suppose I of t is the solution and I of t input चूँकि sinusoid है, तो I of t is the output and output is also a sinusoid. We can write the sinusoid as a I1 cos of omega t plus I2 sin of omega t. I1 और I2 इसलिए लिखे कि इसमें साइन को साइन दोनों हो सकते हैं, या अगर जनरली आप लिखें तो I of t is equal to k cos of omega t plus बीटा। मैथमेटिकली आप इस तरह लिखते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ये करंट है इसलिए करंट विल हैव सम एम्पलीट्यूड and it will have some frequency, चूँकि इनपुट की फ्रीक्वेंसी omega t है, so we cannot change this thing, so this will remain omega t, and we will have some also phase shift here. We want to claim now that sinusoidal steady state output, this is the sinusoidal steady state output, और इस पे हम काफ़ी ज़्यादा इस पे हम एक बहुत ही important judgment भी करेंगे। बेस्ड ऑन दिस लीनियर सिस्टम है, हमने ये यहाँ पे आउटपुट ये अज्यूम किया कि आउटपुट में जो लीनियर टाइम या लीनियर सिस्टम है, इट विल ओनली चेंज द एम्पलीट्यूड एंड द फेज। यानी इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो उसका या तो एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है या स्केल्ड होगा। इनपुट का VM है तो इसका IM, इट इज़ सम नंबर मे बी, एंड और it will have some phase shift. Phase shift अभी हमने देखा था कि phase shift is moving right or left. चूँकि ये real system है, अगर आप input देंगे तो output will be later on present here. So this theta would be actually a minus sign. So minus this would be a minus sign here somewhere. Okay, तो ये sinusoidal response है, sinusoidal input है। sinusoidal response ये कहता है कि जो लीनियर सिस्टम है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड और फेज शिफ्ट लेके आएंगे, फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं करेंगे। और अभी हम ये देखेंगे कि काफ़ी टीडियस स्टेप्स हैं या काफ़ी लंबा प्रोसीजर है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आप ये सोच लेंगे इसमें कम्प्लेक्स सर्किट हो या मज़ीद रजिस्टर या कुछ ब्रांचेस हों, देन इट विल बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर। सो वी विल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस आउटपुट we will actually make some conclusion, and from those conclusion we will do some more we'll come to some simplified method. अब ऐसा है कि ये हाँ हम बजाय इसके कि ये assume करें some k, we will say that I is actually the peak value, maybe I maximum, and k cos omega t, और बीटा जो है वो actually वो हमारा थीटा है।
तो just for the sake of relating a and 2 हमने एज्यूम किया था और a हमने कहा इसकी कम्पैक्ट फॉर्म है, तो हम a और 2 को रिलेट करना चाहते हैं। तो अगर फर्स्ट करें आप इसको एक्सपेंड करें, ये जो जनरल फॉर्म है k cos ऑफ ओमेगा t प्लस बीटा को, तो ये आइडेंटिटी है cos अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा माइनस। तो जब आप इसको इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी हियर, a को एक्सपेंड करें तो यू विल गेट दिस थिंग k cos ऑफ ओमेगा t cos बीटा माइनस sin ऑफ ओमेगा t sin बीटा। अल्फा और बीटा जो है वो सॉरी ये जो बीटा है दिस इज एक्चुअली एन एंगल एंड इट इज एक्चुअली ये नंबर which is a constant. So k cos of beta is actually k1 and k sin of beta is actually k2. So I can say that I of t is actually k1 cos of omega t plus k2 sin of omega t. तो बजाय इसके कि हम k1 और k2 कहें, we have used i1 and i2. So अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो आई ऑफ टी है k1 cos of omega t प्लस k2 cos sin of omega t, सो इसके बजाय हम ये जो ऊपर वाला है, मतलब दोनों को k1 k2 दो कांस्टेंट है, उनकी जगह i1 i2 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो जनरल सोल्यूशन है, कम्पैक्ट सोल्यूशन, वो हम im cos of omega t प्लस थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय इसके k और बीटा इस्तेमाल करें। यहाँ पे k1 k2 के बजाय i1 i2 इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आवर मेन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्यूशन वुड बी लाइक दिस, और कम्पैक्ट फॉर्म में ये होगा। तो अब अगर ये I1 ये जो सोल्यूशन 2 हमने एज्यूम किया है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो जो है अगर सोल्यूशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हो गया, आर आई ऑफ टी, ये जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है एल डी आई बाई डी टी, ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का जो करंट था, प्लस सोर्स वोल्टेज। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करें और कंपेयर करें राइट हैंड साइड से, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी का एम्पलीट्यूड क्या है, वी एम। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है कॉस ओमेगा टी का, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो I1 R प्लस ओमेगा L I2। तो वो हमने उससे एक इक्वेशन बना ली, ये इक्वेशन 1 है। इसी तरीके से जो ये जो दूसरा कोफिशिएंट है साइन, यहाँ पे चूंकि इसका कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो उसका मतलब 0 है, तो I2 R माइनस L ओमेगा I1 इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे कोफिशिएंट नहीं था, 0 से कंपेयर किया। तो इसमें चूंकि हमने मालूम करना है अब I1 और I2, सो I1 और I2 जो है वो हमारा एक्चुअली दे विल ब्रिंग अप द सोल्यूशन। तो ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो सिर्फ I1 I2 अननोन है। तो यहाँ से I1 I2 मालूम कर लिया इन दोनों को शफल करके, और I2 को एक्चुअली यहाँ पे शफल किया, इन टर्म्स ऑफ I1 लिखा और उसको 1 में डाल दिया, तो जिससे हमें I1 और I2 दोनों निकल गए। तो अब I1 और I2 चूंकि हमारे कांस्टेंट थे, तो वो हमने दोबारा सॉल्यूशन में डाल दिए। इसमें I1 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, I2 यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो वो आ गया जी I ऑफ टी इज इक्वल टू ये I1 आ गया। ये जो है ये I1 आ गया और ये I2 आ गया। अब चूंकि हमने कम्पैक्ट फॉर्म भी लिखी थी, तो हम कम्पैक्ट में भी इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो कम्पैक्ट फॉर्म से हम चूंकि काफ़ी कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, तो हमने देखा कि जो जनरली हमने जनरल सोल्यूशन था, वो जो एज्यूम किया था, वो एक्चुअली ये था कम्पैक्ट फॉर्म का। तो उसको हमने मॉडिफाई करके हमने कहा था कि ये उसकी पीक वैल्यू है, एक्चुअली आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो इसको हम एक्सपेंड कर दें तो ये आ जाता है आई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ थीटा। अब चूंकि हमारे पास कम्पैक्ट फॉर्म में जो अननोन्स हैं एक्चुअली, वो मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, एक आई एम है और एक थीटा है। तो हमने क्या करना है, आई एम कॉस ऑफ थीटा को एज्यूम कर लिया, आई एम जो इसको अंदर एक्सपेंड करें, आई एम इंटू कॉस ऑफ थीटा इज एक्चुअली I2 से कंपेयर कर लिए, ये I2 और इसी तरह आई एम साइन थीटा ये एक I1 से कंपेयर कर लिया, यानी जो यहाँ पे आ रहा था वो I1 से कम, कॉस ओमेगा टी है, ये कॉस ऑफ ओमेगा टी है, इसके साथ आई एम कॉस थीटा है, तो हमने I1 से कंपेयर कर लिया। I1 इज इक्वल टू आई एम इंटू कॉस ऑफ थीटा, आई एम कॉस थीटा इज I1, I1 की वैल्यू हमने यहाँ पे ये दिस इज वॉज इक्वल टू I1। इसी तरीके से आई एम साइन ऑफ थीटा, ये आई एम अंदर इंसर्ट कर दें, यहाँ पे दोनों में हम इंसर्ट कर देते हैं आई एम साइन ऑफ थीटा। तो आई एम इंटू साइन थीटा वॉज एक्चुअली साइन ऑफ ओमेगा टी की जगह वही क्या I2, सो दिस इज एक्चुअली I2।
तो ये हमने I2 की वैल्यू और I1 की वैल्यू ये इंसर्ट कर दी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमारे पास टेंजेंट थीटा आ जाता है विच इज़ ओमेगा एल ओवर आर, और थीटा मालूम करें तो वो ओमेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा एल ओवर आर बनता है। और इसका मतलब है कि एक ये थीटा मालूम हो गया डिवाइड करने से, और अब हम इनको इक्वेशन 1 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर लें और हम इनको सम करें तो ये आई एम स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ यानी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो साइन और आई एम स्क्वायर कॉमन है तो ये आई मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और राइट साइड को भी स्क्वायर ले लिया, उसका एलसीएम ले लिया हमने क्योंकि कॉमन है डिनोमिनेटर, तो दिस इज ऑल्सो होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है कि ये सिंप्लीफाई होकर ये कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, तो हमारे पास आई एम जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल, और इसका अंडर रूट ले लें तो आई एम इज इक्वल वी एम और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर अंडर रूट आता है। तो कम्पैक्ट फॉर्म में अगर हम आई एम इंसर्ट करें और थीटा जो भी मालूम किया वो इंसर्ट करें तो वो जो कम्पैक्ट फॉर्म में सोल्यूशन है वो हमारे पास ये आता है वी एम और आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा यहाँ पे जो है टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। तो दिस इज एक्चुअली नोन एज स्टेडी स्टेट sinusoidal steady state solution। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्किट को, लीनियर सर्किट को, अगर आप इनपुट एक साइनसॉइड देंगे तो आउटपुट जो है वो किसी भी एलिमेंट में आप मालूम कर रहे हैं, तो आउटपुट फॉर एग्जांपल इस केस में करंट इस एलिमेंट में कितना है, तो वो भी इनपुट हमने देखा था कि इनपुट हमारी जो थी वो थी I of t was the input, V of t was the input, V of t was the input, it was equal to Vm cos of omega t। तो जो आउटपुट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये है cos of omega t ये आउटपुट पे भी है। अब Vm के बजाय Vm is scaled by r square plus omega square under root, and also it is shifted by this one. So it means that it's always in the sinusoidal steady state solution, and the input and the output would also be of the same frequency but only the scale. So this is actually the scaling, because Vm, R or omega L they are numbers, so this is a scaling factor, and this angle is actually the phase shift, and phase shift also corresponds to time shift or time shift. So output is a scale and shifted version of the input. That is the conclusion from the solution of the differential equation. चूँकि ये एक लेंथी प्रोसीजर था जिसमें हमने ये मालूम किया, तो हम और कम्प्लेक्स सर्किट के लिए तो ये मज़ीद लेंथी हो जाएगा। तो एक आरसी सर्किट है जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो हम ये करेंगे कि बजाय इसके कि वी एस ऑफ टी एक साइनसॉइडल सिग्नल लें, हम ये अज्यूम करेंगे कि वी एस ऑफ टी जो है वो एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। तो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल फॉर एग्जांपल हमारी इनपुट 12 cos ऑफ 120 पाई टी है, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये 12 ई रेज़्ड टू पावर जे 120 पाई टी है, क्योंकि इसका रियल पार्ट जो है वो एक्चुअली कोसाइन है और इसका इमेजिनरी पार्ट साइन है। तो कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल ये दो फिगर्स मैं दिखा रहा हूँ कि complex exponential is actually this signal cannot be generated so this is a mathematical concept, but this help us a lot to solve the equation more easily. तो क्या है complex exponential? ये जो length of the vector है that is the amplitude of the complex exponential, और जो phasor यानी जो angle है x axis से that is actually the angle here in the complex exponential. So phasor can be represented by a vector of length a and angle phi, which is from the x-axis and it is rotating with a frequency, it's a rotating phasor। चूँकि ये रोटेट कर रहा है हर वक्त, तो ये जो y वैल्यू है और x वैल्यू ये तब्दील हो रही होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y वैल्यू इज एग्जैक्टली, अगर फर्ज करें ये वेक्टर यहाँ पे पड़ा हो तो उसकी x वैल्यू 0 होगी और y वैल्यू और ये वेक्टर की वैल्यू एक ही होगी। यहाँ पे पड़ा हो तो उसकी x वैल्यू ये होगी और y वैल्यू जो हाइट है दिस हाइट वुड गेट टू 0। सिमिलरली इन द अदर डायरेक्शन यू कैन प्रोजेक्ट दैट। तो इसका मतलब है कि
एक फेज़र जो रोटेट हो रहा है इस यूनिट सर्कल पे, चूँकि इस केस में हमारे केस में हमने उसकी वैल्यू अगर 1 ले लें तो ये यूनिट सर्कल बन जाएगा, और अगर इसकी वेक्टर की लेंथ a कर लें तो ये यूनिट वेक्टर स्केल हो जाएगा a से, बट वी आर कंसिडरिंग इफ दिस इज 1 सो देन इट्स अ यूनिट सर्कल. तो इसको अगर द रोटेटिंग फेजर इज एक्चुअली अ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल विद एन एम्पलीट्यूड a विच इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर. इट्स अ पीक वैल्यू ऑफ कोसाइन. एक्चुअली ये देखने पीक वैल्यू ऑफ द कोसाइन है या पीक वैल्यू ऑफ द साइन है. इसको मजीद मैं एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली फिगर मुझे सही लगी है कि अगर ये कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल जो है ये रोटेट कर रहा है, तो अगर फर्स्ट करें यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई है तो इमेजनरी पार्ट जो है यानी वाई एक्सिस अगर जे ओमेगा हो या इमेजनरी ऑफ जे ओमेगा टी हो, तो देन दिस इज द साइन वेव. और अगर इसका जो एक्स एक्सिस ये है और अगर इसका वाई एक्सिस रियल पार्ट हो, रियल पार्ट जो है वो तो फर्स्ट करें ये एक्स ऑफ टी है, ये जे एक्स ऑफ टी हो गया, ये जे आई एम जो भी इसको कहने नाम दे दें. तो रियल पार्ट पे यानी रियल एक्सिस पे प्रोजेक्शन करें वेक्टर की, दिस साइन सिग्नल, और इमेजिनरी पार्ट पे अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें इट्स अ साइन सिग्नल. सो द रोटेटिंग फेजर इज एक्चुअली ये अर्लियर आइडेंटिटी किया है, ये इज टू जे फी और ये जे ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ये कॉस ऑफ ओमेगा टी ये हो गया प्लस जे साइन, ये नहीं ये जे है, वाई एक्सिस इज एक्चुअली जे एंड दिस इज साइन ऑफ टी. तो अगर हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज्यूम कर रहे हैं तो उसका अगर आखिर में हम रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लें तो विल गेट द कोसाइन पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पार्ट हियर, कि हम इनपुट हमारी चूंकि रियल है कोसाइन सिग्नल है, लेकिन हम उसको कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज्यूम कर रहे हैं. कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में क्या है कि इनपुट अगर e raised to 12 e raised to j120 pi t है, तो जो आउटपुट है फर्स्ट करें आई ऑफ टी मालूम करना है, तो वो भी हम क्या करेंगे आई ई रेस्ट 120 जे पाई टी हम एज्यूम कर लेंगे. तो जब आपने आई ऑफ टी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज्यूम किया तो इसका डिफरेंशियल जो है क्वाइट ईजी. तो अगर हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन वही वाला सर्किट है, इसमें आर एल सर्किट है, सॉरी आर सी सर्किट है, उसमें आर एल सर्किट था. तो ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एंड अप इनटू दिस वन. तो I इज एक्चुअली सी डी वी अपॉन डी टी. तो आप डिफरेंशियल जो है वो V वोल्टेज जो है वो ये यहाँ पे आ जाएगी. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये है तो हम इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई हमारे पास. वी एस ये है, I है, ये यहाँ पे ये है. राइट साइड पे करंट है, लेफ्ट साइड पे सोर्स सिग्नल है. तो सोर्स सिग्नल जो है वो हमने एज्यूम कर लिया कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है. तो अब फेजर क्या है एक्चुअली? फेजर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैग्नीट्यूड एंड द एंगल. सो द मैग्नीट्यूड इज एक्चुअली द पीक वैल्यू ऑफ द फेजर. पीक वैल्यू ऑफ द साइनसॉइड इज आल्सो द वन ऑफ द पार्ट. सो यानी कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एक फेजर है और फेजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे चूंकि मैं इसको फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए टिल्डा इस्तेमाल करूँगा जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है मैग्नीट्यूड और एंगल से. मैग्नीट्यूड किसका? पीक वैल्यू ऑफ द कोसाइन का. और फेज क्या है? जो एंगल इसका. फेज एक्चुअली 0 है तो 12 एंगल 0 मैग्नीट्यूड और फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम ये फेजर में कन्वर्ट कर दिया 12 एंगल 0 और सॉरी मतलब ये फेजर फॉर्म है इसकी और ये एक कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है. और इसी तरीके से आई ऑफ टी जो हमने सोल्यूशन है जो करंट मालूम करना है वो भी एक आई ई रेस जे 120 पाई टी एज्यूम कर लिया. तो आई जो है वो वेक्टर यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर है और थीटा जो है वो फेज है. जब हमने वी एस ऑफ टी और आई ऑफ टी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डाला तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ई रेस टू पावर जे 120 पाई टी सब में से कैंसिल हो जाता है. इवेंचुअली जो हमारे पास रह जाता है वो एक्चुअली ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रह जाती है. सो वी डोंट हैव एनी डेरिवेशन और डिफरेंशियल और इंटीग्रल गायब हो गए एंड वी हैव ओनली दिस टर्म हियर 12 into 120 pi over 10 to the 4 into this one. तो
इसको अगर हम सॉल्व करें तो वी विल गेट सम नंबर्स हियर. 0.116 जो है वो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो मैग्नीट्यूड आता है इन दो डिवीजन का, और ये ऊपर नंबर है नीचे कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको डिवाइड करके एक कम्प्लेक्स नंबर देखेंगे तो दैट इज फेजर डोमेन में 0.116 एंगल 15 डिग्री आता है. इसका मतलब हमारा जो आई ऑफ टी है दैट इज मैग्नीट्यूड जो है वो आई का जो मैग्नीट्यूड है इट्स अ पीक वैल्यू, इट इज 0.166, और जो एंगल है वो 15 है, सो इट्स थीटा इज 120 पाई के साथ प्लस थीटा भी है. थीटा आ गया हमारे पास दैट इज 15. तो अब हम इसमें से सिर्फ रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. सो रियल पार्ट इज आई ऑफ टी इज इक्वल टू 0.116, और ये दैट इज एक्चुअली आई इज इक्वल टू दिस इज ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट इज इक्वल टू 0.116 ई रेज़्ड टू पावर जे 15. सॉरी ये दो चीज़ें इसके अंदर, ये पूरा ओमेगा टी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, बट ओमेगा टी इज इनफैक्ट इनसाइड प्लस 15 डिग्री. तो इनपुट वाज एक्चुअली ई रेज़्ड टू पावर जे 120 पाई टी, सो दिस इज एक्चुअली जे 120 पाई टी. सो यहाँ पे आप वो ओमेगा की वैल्यू इंसर्ट कर दें. सो द आउटपुट इज ऑल्सो, चूँकि इसमें मैग्नीट्यूड और फेज होता है, फ्रिक्वेंसी नहीं होती, तो जब आप एक्सपोनेंशियल में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप ओमेगा टी साथ लिख सकते हैं, और फिर इसका कोसाइन रियल पार्ट ले लें, दैट इज कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस 15. तो आप देख सकते हैं कॉज ऑफ 120 पाई टी प्लस 15, और ये उसका एम्पलीट्यूड है. तो नतीजतन हमने ये देखा कि जो इनपुट अगर साइनसॉइड है आउट 120 पाई रेडियंस की, आउटपुट इज ऑल्सो साइनसॉइड ऑफ 120 पाई रेडियंस, बट इट इज स्केल्ड, एंड स्केल मैग्नीट्यूड ड्रॉप होगा, एक्चुअली करंट था इसलिए, और जो है वो देयर इज ऑल्सो अ फेज शिफ्ट. तो ये जो है ये कंक्लूजन है इसका साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट का, कि अगर आप साइनसॉइड एज एन इनपुट दें तो बजाय इसके कि हम कॉज अज्यूम करके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, वी कैन गो फर्दर टू अ कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल विच इज़ अ हाइपोथेटिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. उसको हम इस्तेमाल करके हम रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लें, तो देन दिस इज़ क्वाइट सिंपल, हमें काफ़ी जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है. तो बात ये होगी कि अगर हमारे पास एक इनपुट है तो विद दैट गार्बेज टाइम और द ट्रांजिएंट्स, जिसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल है, वी डोंट केयर अबाउट दैट, विल जस्ट फोकस ऑन दी स्टेडी स्टेट पार्ट. तो स्टेडी स्टेट पार्ट ये कहता है कि इनपुट जो है, जो इनपुट की फ्रिक्वेंसी है आउटपुट की भी फ्रिक्वेंसी वही होगी, सिर्फ क्या होगा, इनपुट का आउटपुट इज अ स्केल्ड वर्जन, एंड ऑल्सो मे बी देयर इज अ फेज शिफ्ट देयर. सो दैट इज द साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस. अब हुआ ये है, इस एनालिसिस में अगर हम फर्दर डीपली जाएं, तो अगर आप इसको वी ऑफ टी वी एम कॉज ऑफ ओमेगा टी है, तो आई ऑफ टी जो है वो इट वुड बी ऑल्सो भी कॉज ऑफ ओमेगा टी बट सम अदर स्केलिंग फैक्टर, और उसका कोई फेज आ सकता है. तो ये जो हमने इसका सोल्यूशन मालूम किया था, जो ये पहला पार्ट था आरएल सर्किट का, तो हमने देखा था कि इनपुट आई ऑफ टी हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल अज्यूम करें तो वो हमने ये अज्यूम की थी, तो हम उसको कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी अज्यूम कर सकते हैं. तो आउटपुट खामखा जो है वो हमारे पास ये आएगी. तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस सर्किट को सो दिस इज यानी ओमेगा अगर ज़ीरो हो, यानी एक डीसी यहाँ पे जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि अगर जो है वो इसकी इंडक्टेंस ज़ीरो हो, फर्स्ट करें इंडक्टेंस हम ख़त्म कर देते हैं, ये इंडक्टेंस नहीं है, वो सिर्फ आर सर्किट है, तो हम ये देखेंगे कि इट्स वी एम ओवर आर. तो ये इज काइंड ऑफ एन ओम लॉ विद द इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस क्या है वो अभी हम बात करेंगे. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि देयर इज सम रिलेशनशिप विद द सर्किट. जो एम्पलीट्यूड है और फेज का रिलेशनशिप जो है वो सर्किट डिपेंडेंट है, सर्किट एलिमेंट्स पे और इनपुट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है. And that is also this judgment also or this solution also leads to the maybe frequency response की जो अगले कोर्सेज में आप फिल्टर्स वगैरह पढ़ते हैं उसकी तरफ ये पहला स्टेप है कि now the output is not only depends upon the input circuit elements but also on the frequency.
तो फर्स्ट करें आप L0 कर दें, तो L0 डाल दें तो VM ओवर R बनता है, एंड VM ओवर R इसका मतलब है कि देर वोल्टेज और करंट जो है वो रेजिस्टर के अंदर इट हैज़ सम रिलेशन, सम ओम्स लॉ इज देयर, kind of Ohm's law definition is there. So from here अगर ये VM over impedance, so this appears something like an impedance, so VM over Z. So इसका मतलब है कि हम बजाय इसके कि पूरे सर्किट को सॉल्व करें इनपुट को साइन एज्यूम करके, इट वुड बी अ वेरी लेंथी प्रोसेस, या कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज्यूम करें, दैट वुड आल्सो विल रिक्वायर टाइम. तो हम ये देखते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स R का जैसे रेजिस्टर है उसको देखने के वो कैसे बिहेव करता है, तो या L कैसे बिहेव करता है इफ हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एज्यूम करें, वोल्टेज और करंट रिलेशनशिप क्या है, then it will lead to some more simplified method.